आपका एक बार फिर से साकेत पब्लिक स्कूल एंड फन चैनल में आपका स्वागत है। मैं शिवचरण यादव। आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं क्लास 9th का, जो आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा चुका है। नंबर सिस्टम क्या होता है, कैसे उसको पढ़ते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया होती है, उस नंबर सिस्टम में उनके क्या क्या या किस प्रकार की संख्याएं होती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक नॉलेज हमने ले लिया है। तो मैं आज उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए इस क्लास में मैं एक अगला टॉपिक लेके आया हूं, अपरिमेय संख्याएं। जबकि मैं पहले ही वीडियो में अपरिमेय संख्याओं के बारे में बता दिया था, लेकिन नहीं, थोड़ा सा और उसमें हमें अध्ययन करना है अपरिमेय संख्याएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपरिमेय संख्याएं इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। जैसा कि हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, और अपरिमेय संख्या को हमने बताया था कि जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके। अर्थात हम ये कह सकते हैं जिसे हम अनुपात के रूप में ना लिख सके। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है जैसे दो संख्याएं हैं या दो पूर्णांक हैं, उनको अगर हम a/b के रूप में, इसके a/b के रूप में लिख दें या अंश बटे हर के रूप में लिख दें, ऐसा बोल दें जिसे हम अंश अपान हर या न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, हम राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। बट ऐसी संख्या जिसे हम a/b अर्थात अंश बटे हर के रूप में न लिख सकें, अर्थात जिसे नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे हमने लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, क्या लिया था हमने एग्जाम्पल के तौर पर? आपको हमने दिया था √2 दिया था, और हमने ये भी कहा था अगर 2 लिखा है या 3 लिखा है, अगर ये p/q कहते हैं लोग, ये p/q के रूप का नहीं है। लोग ये कहते हैं ना कि ये p/q के रूप का नहीं है, लेकिन हम कहते हैं या आप भी कह सकते हैं, अगर इसको हम बटे 1 कर दें तो p/q के रूप में हो गया, तो इससे हम क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या है। बट आप ये भी बोल सकते हैं ये √2 लिखा है, अगर इसको अपान 1 में कर दें तो क्या होता है? हमारा ये प्रकार का ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। लेकिन हमने बात क्या की थी आपसे कि जहां जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन जो p और q क्या हो? एक इंटीजर हो, एक क्या हो? पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। बट q नॉट इक्वल टू 0। अब कहने का मतलब क्या है? q 0 के बराबर ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। बट जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं। अब जैसे हमने चर्चा की थी कि जो होता है हमारा क्या होता है? √2 होता है 1.414 डैश करके समथिंग कुछ होता है, ऐसा होता है आपने। तो अब बताइए, जो डेसिमल जो दशमलव के पहले की संख्या होती है, जो दशमलव की पहले की संख्या होती है, उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। और जो दशमलव की बाद की संख्या होती है, उसको बोलते हैं अपूर्ण संख्या, यानी पूर्ण नहीं होता। जैसे हम आपसे कह दें कि 1 रुपये 50 पैसे लिखिए, 1 रुपये 50 पैसे, तो आप लिखेंगे 1.50। आप कहिए कि ये 1 रुपया है, ये पैसा है, आप कहते हैं 1 रुपए में 100 पैसा होता है।
तो आप आधे रुपए की बात कर लेंगे, आधे रुपए यानी कहेंगे 50 पैसा, तो कहने मतलब ये पूरा 1 रुपया है, ये पैसा है, अतः इसको हम या गांव की भाषा में या अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज के लोग कह देते हैं 1.5 रुपए। ठीक है, इसको 1 रुपए 50 पैसा ही पढ़ा जाना चाहिए या पढ़ा जाता है, ये सब आप कर सकते हैं। तो जिसको हम P बाई Q के रूप में ना लिख सकें वही हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। या ऐसा कह सकते हैं जैसे 1.0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 डॉट डॉट समथिंग करके, डॉट डॉट समथिंग करके। तो कहने का मतलब क्या, ऐसी संख्याएं जिनका कहते हैं, जिनका मतलब ये टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या दशमलव जो संख्याएं आती रहे, ऐसे अगर डॉट डॉट करके का संख्याएं आती रहेंगी तो उसका मतलब होता है ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। क्योंकि देखेंगे यहाँ 1 0 फिर 1, 0 0 फिर 1, 0 0 फिर 1, 4 0 फिर 1, 5 0 फिर ऐसे 6 0 फिर 1, 7 0 फिर ऐसे करते रहेंगे। तो ऐसे संख्याएं जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर या संख्या रेखा पर नहीं डिनोट कर सकते, नहीं प्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं √2 माइनस ऐसे कहते हैं 2√2 या 2√3 3√5 डॉट डॉट समथिंग, ऐसा कुछ कह सकते हैं। तो अब ये भी कहेंगे कि अगर हम √4 लिख दें तो ये भी अपरिमेय संख्या होनी चाहिए, नहीं। आप जानते हैं कि जो √4 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ऐसे हमारे ऐसा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहें सबका अगर हम रूट लगा दें, सबका रूट लगा दें, सबका रूट लगा देते हैं तो √1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, √2 √4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 6 7 9 √9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। अर्थात कहेंगे जिसका अगर हम वर्गमूल निकालें, एक क्या आ जाती है, कंप्लीट नंबर आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, एक कंप्लीट नंबर आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कौन संख्या है, परिमेय संख्या। बट यहां पर देखेंगे 2 3 5 6 7 8 10 ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। यानी कहना जितने रूट वाली संख्याएं रहेंगी, जिनका मतलब है डेसिमल या दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार क्या हो, अशांत हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय। क्या बोलते हैं, अपरिमेय। अर्थात उनको हम संख्या रेखा पर दिखा नहीं सकते हैं। अब जो दशमलव प्रसार होता है, अब आगे भी हम अध्ययन करेंगे। तो दशमलव प्रसार में क्या होता है, दशमलव प्रसार में एक शांत होता है, एक अशांत होता है। जो अशांत को भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। तो ये कैसे होते हैं, तो जो हमारे शांत अशांत होते हैं उसमें कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ संख्या परिमेय। वो कैसे होती हैं जब उनका टॉपिक आएगा तब देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा था, परिमेय संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, इनको लिखा जा सकता है, और जिसे हम P बाई Q के रूप में अर्थात अनुपात के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इन दोनों को, अगर दोनों संख्याओं को अगर परिमेय को, अगर यहां परिमेय को, और ये क्या है, ये है अपरिमेय। क्या है, ये है अपरिमेय। अपरिमेय अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर आपस में इंक्लूड कर दें या मिला दें, तो जो संख्याओं का समूह बन जाएगा, उन संख्याओं को समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या, कौन संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। तो अगर आपसे कोई पूछता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, आप वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर जो
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होगा, ग्रुप होगा, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर। व्हिच ग्रुप ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स दैट आर कॉल्ड रियल नंबर। समझ आया? तो यहां पर हमारा हो गया p बाई क्यू का रूप का, और जो p बाई क्यू के रूप का नहीं हो, अगर दोनों के समूह को आपस में क्या बोलेंगे, उसको हम वास्तविक संख्या। तो आगे अब कुछ हमारे सवाल हैं। हमने क्या कहा, जिनको हम संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको संख्या रेखा पर दिखाना है। जैसे उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। √2 का स्थान निर्धारित कीजिए। √2 का हमें क्या करना है, यहां पर स्थान निर्धारित करना है। किसका? √2 का। जैसे अब आप जानेंगे, आप जानते हैं कि हमारा एक नंबर लाइन होता है। इस नंबर लाइन को 0, 1, 2, 3 पीछे लिख देते हैं, क्योंकि पीछे यहां -1, -2 ऐसा समथिंग होता है, लेकिन हम यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब कह रहा है √2। अब 0 से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। 0 से 1 तक का कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, अगर इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं, B। अर्थात A से B तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, A से B तक का डिस्टेंस 1 इकाई या 1 यूनिट। ठीक। अगर यहीं पर इस B पॉइंट पर हम क्या कर दें, 1 यूनिट का हम क्या कर दें, परपेंडिकुलर। ये हम पॉइंट क्या मान लेते हैं, पॉइंट हमारा C है। आप याद रखिएगा, A से B तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या मानेंगे हम, 1 यूनिट अर्थात 1 इकाई। अब B से लंब का होता है ऐसे ही, जब किसी रेखा पर दूसरे का जो लंब होती है उसके बीच कितने डिग्री कोण बनती है, 90 डिग्री कोण बनती है। 90 डिग्री का एंगल क्या करती है, वो डिनोट करती है, बनाती है। तो इस पॉइंट B पर हमने क्या कर दिया, 1 यूनिट का, अर्थात आप इसको 1 सेंटीमीटर अपने स्केल से नाप करके, इसके जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस यहाँ है, उसको स्केल से मेजरमेंट करके या मेजर करके यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और A से C को मिला दिया। अब आप देखेंगे ABC एक प्रकार का क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है ऐसे। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। एक प्रकार का ये 1 डिस्टेंस है, ये 1 डिस्टेंस है। अब आपको पता होगा एक पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, यहाँ थोड़ा ऊपर बना देने हैं, यहाँ पर ऐसा इस करके, इसका A है, ये B, ये C, ये 1 डिस्टेंस है, ये भी 1 डिस्टेंस है। आप ये कहेंगे जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब जो ये लंब होता है इसको बोलते हैं, लंब ही बोलते हैं। जो ये आपकी क्षैतिज लाइन है इसको बोलते हैं आधार, बाकी तिरछी लाइन है इसको बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पाइथागोरस का कहना होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय कहता है, कर्ण का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अब देखेंगे लंब का वैल्यू 1 है और कर्ण का वैल्यू कितना है, 1 है। अर्थात कितना हो जाएगा, ये
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये कहां पर लिख देंगे हम सीधे, किसका, कर्ण का स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, यहां से क्या स्क्वायर हटेगा, यहां क्या आ गया, रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो आप कितना चीज याद रखिएगा, 0 से हमने क्या किया, स्टार्ट किया है 1 यूनिट, तो BC इक्वल टू कितना रहेगा, 1 यूनिट ही रहेगा, BC इक्वल टू कितना रहेगा, 1 यूनिट ही रहेगा। तो हमने 0 से 1 तक का 1 यूनिट, B पर 1 यूनिट की लेंथ लेकर के, लंबाई लेकर के हमने क्या पर BC लंब डाला, क्या डाला, लंब डाला, और AC को मिलाया। अब जब AC को हमने मिला दिया तो अब आप जब पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसका वैल्यू, AC का वैल्यू निकाला, तो ये कौन है, ये कर हमारा AC है, तो AC का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √2 आ गया, तो ये वैल्यू कितना आ गया, √2। अब √2, अब ये यहां से यहां तक कितना है, 1 है। अब आपको पता होगा कि वर्गमूल निकालने होंगे 8th क्लास में, तो √2 का होता है इसका रूट, तो 1.414 समथिंग, 414 समथिंग, 1.4। अब देखिए यहां से ये क्या 1 ही है, तो इसके आगे कहीं, तो आप एक काम करिएगा, प्रकार ले लीजिएगा, क्या ले लीजिएगा, इतना काम करने के बाद, इतना काम करने के बाद प्रकार, प्रकार का नोक यहां रखिएगा और पेंसिल का नोक यहां, तो ऐसे रख करके, ऐसे रख करके ऐसे करिएगा, ऐसे करके। तो प्रकार, जो आपका प्रकार होता है, या उसको बोलते हैं कंपास, उसको क्या बोलते हैं, कंपास, या उसको लोकल लैंग्वेज में डेढ़ घोड़िया बोलते हैं, सिर्फ डेढ़ घोड़ वाला या पैर वाला ऐसा बोल सकते हैं। तो कंपास, तो आप जो आपका जो कंपास होगा, जो उसका नोक यहां होगा, जो पेंसिल का नोक यहां ऐसे रख करके ऐसे इसको खींचेंगे, जहां पर ये हमारी यहां अगर इसका नाम क्या देते हैं, P दे देते हैं। जो P है यही √2 को क्या करता है, डिनोट करता है, √2 को क्या करता है, दिखाता है। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या रेखा 0 1 2 3 4 5 ऐसा खींचेंगे, 1 डिस्टेंस लिया, वो B पर, इस B पॉइंट पर 1 डिस्टेंस का क्या हमने परपेंडिकुलर स्केल से नाप लीजिएगा, AC को मिला दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम AC का वैल्यू हमने कितना निकाला, √2 निकाला। फिर कंपास जो प्रकार होता है उसका नोक रखकर ऐसा खींचा, जहां पर यह लाइन को काटता है, जो P है यही √2 को क्या करता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करता है, या संख्या रेखा पर √2 का मान, √2 के मान को निर्धारित करता है, √2 के मान को क्या करता है, निर्धारित करता है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आया होगा, मानते हैं, मुझे पता होगा एक बार में नहीं आया होगा, लेकिन इस वीडियो को जिसको समझ नहीं आया होगा उसको मतलब 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखेगा, जाहिर सी बात है समझ में आपको आ जाएगा। तो इसी कड़ी में एक इसका हम फोर्थ एग्जाम्पल लेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल जहां √2 है वहां पर क्या दिया गया, √3 दिया गया है। ऐसे ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। अब आप ये मत कहिएगा कि सर आपने बड़ा, तो आप अपने पेंसिल यानी प्रकार पटरी से बोलते हैं स्केल पैमाने पर ही करिएगा, क्योंकि मुझे यहां समझाने को बड़ा बनाने की आवश्यकता है। अगर छोटा बना देंगे तो दिखेगा, समझ में नहीं आएगा। तो फिलहाल ऐसे, अब हमने क्या किया, इसे √2 को हमने दिखाया था, या इसका नाम हमने A दिया था, इसका नाम B दिया था, तो AB का जो यूनिट था 1 यूनिट, यहां तक यहाँ पर डिस्टेंस कितना था, 1 था। अब वही BC वाला, इस पर हमने परपेंडिकुलर डाला था, इसका पॉइंट ये भी क्या 1 यूनिट था, यहां से इसको हमने मिलाया, और अभी इसके पहले पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला, इसका वैल्यू कितना आया था, √2 आया था। क्या आया था, √2। अब इसी के आगे समझना आपको है, ध्यान से समझिएगा, बहुत केयरफुली
दिमाग माइंड लगाकर कंसंट्रेट होकर के मेरी बात को सुनिए, अभी तुरंत समझ में आएगा। देखिए मैं क्या करने जा रहा हूं। देखिए अब इस सी पॉइंट पर ऐसा परपेंडिकुलर यहां पर डालिएगा जो 90 इसका क्या बनाता हो, कौन बनाता हो। यहां पर इस पॉइंट सी पर आप लंब डालिएगा ऐसे 1 यूनिट का, 1 यूनिट की लेंथ हो स्केल से 1 यूनिट, इसका आप वैल्यू दे देते हैं डी दे देते हैं, ये भी क्या होगा 1 यूनिट। अब देखेंगे जब यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो हमने कहा ना 90 डिग्री का, तो अगर अब जाके एडी को मिला देंगे, किसको मिला देंगे हम, एडी को मिला देंगे, एडी को किसको मिलाएंगे, एडी को, एबी इक्वल टू 1 यूनिट, बीसी इक्वल टू 1 यूनिट और डीसी को या ऐसा करें, जो डीसी हमारा है डीसी परपेंडिकुलर एसी, जो डीसी है, जो डीसी एसी पर इस पॉइंट पर क्या है, लंब है, लंब है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, है कि नहीं, लंब हो गया और ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण। अब एक बार पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हमारा होता है कितना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना लिखेंगे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार का कितना एसी है, एसी कितना है √2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √2 का स्क्वायर सीख चुके हैं कितना होता है, 2 ही होता है, 2 एक कितना हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर या वर्गमूल ले लें, कर्ण इक्वल कितना हो जाएगा √3। अब इतना काम ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा √3 आ गया, कितना आ गया √3 आ गया। तो ये √3 आ गया, तो यहां से क्या कर सकते हैं, फिर वही हम पटरी प्रकार की सहायता से प्रकार यानी कंपास ऐसे किया हमने, जहां पर आकर ये काटेगा, मान लीजिए पॉइंट क्या हमारा हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, तो जो पी है ये √3 के स्थान को क्या करता है, निर्धारित करता है, √3 के स्थान को क्या करता है, निर्धारित करता है। ठीक, फिर से एक बार, पहले जो एग्जाम्पल नंबर हमने 3 बताया, पहले √2 को दिखा लीजिएगा इतना, उसके बाद में इसे यहां पर डीसी 1 यूनिट लेंथ लेकर के हमने क्या लगाया, परपेंडिकुलर डाला, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। अब इस एडी की वैल्यू निकालना है, किसी वैल्यू निकालना है एडी, इसको लिख सकते हैं एडी, या एडी को हमारा हो जाएगा, एडी को हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहां से ऐसे रख करके ऐसे हम क्या आर्क लगाया, जिसको बोलते हैं जो संख्या रेखा को कहां पर काटता है, पी बिंदु पर काटता है, तो पी बिंदु पर काटता है, यही पी जो है √3 के स्थान को क्या करता है, निर्धारित करता है। अब हम 1.2, अब इतना हमारा खत्म हो गया, अब हम एक्सरसाइज 1.2 पर बनेंगे, एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2, तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है उसको देखेंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, यानी जो कथन यहाँ पर लिखे गए हैं वो सही है या गलत, अपने उत्तर के कारण दीजिए, कारण बताना है, ये किस कारण सत्य है, किस कारण असत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, जैसा कि हमने बताया कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहा जाता है, प्रत्येक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जितने परिमेय होंगे वो भी वास्तविक होंगे, जितने अपरिमेय होंगे वो भी क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो प्रत्येक अपरिमेय पूछना, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं जो भी होंगी वो सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। ये कथन लगा क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जितने भी वास्तविक संख्या होंगी वो सब क्या होंगी,
जितने अपरिमेय संख्याएं होंगी वो सब क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। प्लस अब दूसरा बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा। अब बताइए संख्या रेखा हमारा होता है 0, इधर के +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 ये तो होते हैं। तो संख्या रेखा के क्या प्रत्येक बिंदु, ये सब डॉट डॉट इधर कर दें, डॉट डॉट इधर कर दें, क्या प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब जो कि बात होगी प्राकृतिक संख्या जो होती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से शुरू होती है। जैसे हम इसको कर दें √1 कर दें, √2 कर दें, √3 कर दें, √4 कर दें, या यहाँ +5 होगा तो 5 कर दें, यहाँ √0 कर दें, √-1 कर दें, √-2 कर दें। अच्छा देखेंगे √1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाँ √1 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √2 तो वही रहेगा, √3 वही है, कि √4 कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर। √5 वही रहेगा, √6 वही रहेगा, √7 वही रहेगा, 8 वही रहेगा। √9 अगर बात आएगी, √9 कितना हो जाएगा, 3। तो प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं होता है। ऐसे ले √0 0 हो जाएगा, √-1 √-2। तो √-1 किसी ऋणात्मक संख्या को ले लिया जाए तो उसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल धनात्मक नहीं होता है। या किसी प्राकृतिक संख्या का अगर हम वर्गमूल ले लें तो ऋणात्मक नहीं होता है, कि होता है, नहीं होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि जो प्रत्येक बिंदु होंगे √m के रूप के नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे लिखते हैं क्योंकि किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं होता। या ऐसे कहते हैं किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक नहीं होता है। तो ये क्या है, असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब कहते हैं 1/2 3 4 5 9 5। हमने कहा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। अब देखेंगे इसमें यहां से यहां तक की संख्याएं क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। परिमेय मतलब क्या, ये p/q के रूप में है, अपारगमन कर दे, अपारगमन कर दे, अपारगमन, सबके अपारगमन कर दे, तो क्या हो गया, वास्तविक संख्या ये है। तो अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। क्या इसको हम अपरिमेय कह सकते हैं, नहीं। जो प्रत्येक वास्तविक संख्या होगी, जो प्रत्येक वास्तविक, आइए ये देखिए पाई क्या है, पाई को हम कहते हैं एक अपरिमेय संख्या है। और क्यों अपरिमेय है हमने बताया था, पाई का वैल्यू कहीं 22/7 होगा, 180 होता है, तो कहीं 3.14 समथिंग ऐसा कुछ करके होता है। तो ये पाई अपरिमेय क्यों होगा, इसलिए क्योंकि इसका कोई निश्चित मान नहीं है। कहाँ 22/7 होगा, कहाँ 180 होगा, कहाँ 3.14 होगा, ऐसा इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। इसलिए अगर हम कहते हैं √2 √3, आप कहेंगे क्या है, अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या भी हमने अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय क्या लिखा, प्रत्येक वास्तविक, ये सब वास्तविक संख्या है। तो क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होगी, नहीं होगी, असत्य है। क्या है, असत्य है। जैसे हम √4 ले लें, कितना होगा, 2 होगा, एक वास्तविक है। तो ये भी वास्तविक है, क्या ये वास्तविक है, तो वास्तविक प्रत्येक वास्तविक संख्या एक क्या होगी, अपरिमेय संख्या नहीं होगी। ये हमारा कथन क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। ये भी क्या है, असत्य है। ठीक, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका दूसरा क्वेश्चन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे अब हम धनात्मक पूर्णांक, जैसे एक हम, हाँ जिसे मान लेते हैं क्या है, एक √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 होता है, तो क्या इसको हम
2/1 लिख दें तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, जिसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, वो क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे √9 लिख दें, 3 हो जाएगा, इसको 3/1 कर दें, परिमेय संख्या हो गया। 16 होता है, √16 लिख दें, 4 होता है, 4/1 लिख दें, कितना होता है, परिमेय होगा। हाँ आप लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय नहीं होते हैं सभी। अब अभी हमने इसके पहले सवाल में हमने लिया था कि 1 2 3 ऐसे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो सबका वर्गमूल ले लें, सबका वर्गमूल ले लिया जाए, सबका वर्गमूल ले लिया जाए जो भी होंगे। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ये वही रहेगा, इसका वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, 8 9 का ले लें, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे जो सभी धनात्मक संख्याओं का अगर हम पूर्णांकों का अगर वर्गमूल ले लेते हैं तो कुछ न कुछ संख्या उसमें क्या होकर के क्या निकल के आती हैं, तो उसमें कुछ संख्याएं परिमेय निकल कर आती हैं। तो आप कहेंगे नहीं, यह सत्य नहीं है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल 1 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, जो आपकी मर्जी, जैसे √4 ले लीजिए, 2 हो जाएगा, √9 ले लीजिए, 3 हो जाएगा, ये इसका आपका आंसर है। लिख देंगे कि हाँ नहीं, ये सत्य नहीं है। कि सत्य इसलिए नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या होता है, अपरिमेय नहीं होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा है तीसरा क्वेश्चन, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, या हम उस √5 का स्थान को हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर निर्धारित करना, जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 बताया था। तो हम एक संख्या रेखा ले लेते हैं, इसको कहते हैं 0, इसको कह देते हैं 1, इसको कह देते हैं 2। अब देखिएगा हमको थोड़ा ये बड़ी संख्या है तो इसका नाम दे देते हैं a, इसका नाम दे देते हैं b। अब a से b तक का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है, ab इक्वल टू 2 इकाई या 2 यूनिट। अब क्या करेंगे, इस b पर एक यूनिट का लेंथ लेकर के सी है, इस पर क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर लंब डाल दिया और AC को क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम से अभी हमने बताया, देख लीजिएगा, तो पाइथागोरस कहता है जो हमारा कर्ण होता है, कर्ण AC का स्क्वायर लंब BC का स्क्वायर और आधार क्या है, आधार AB का स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे AB इक्वल टू हमारा 2 है और ये BC इक्वल टू कितना है, 1 है। तो BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस और AB का कितना है, AB कितना है 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, या अर्थात इसको लिख सकते हैं 5, या AC का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये √5। ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया √5। इतना तो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 और 4 में हमने बताया था, सेम इतना काम करना है। तो A से देखिए B तक का डिस्टेंस 2 हो गया, 1 यूनिट की लेंथ लेकर के B पर हमने परपेंडिकुलर लंब डाल दिया, AC को मिलाया, फिर वही काम कंपास की सहायता से यहां से क्या कर दिया, हमने एक आर्क लगाया, चिन्ह लगाया, थोड़ा दिखिएगा यहां ऐसे होना चाहिए, इसका नाम दे देते हैं P। लिखेंगे प्रकार की सहायता से A को केंद्र मानकर C से जाते हुए एक एक चाप लगाया जो संख्या रेखा को P पर काटता है। जो संख्या रेखा को P पर काटता है, जो P है
यही √5 के स्थान को क्या करता है, निर्धारित करता है। तो बस आपका यही एक्सरसाइज समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बस आपके लिए क्या दिया, वो होमवर्क है, आप करने का प्रयास करिएगा। सॉल्व होता है तो ठीक है, फिलहाल तो हम ये हैं। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, अगले लेक्चर में 1.3 के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।